यूपी के अमरोहा में एक ही घर के 8 में से 7 लोगों का कत्ल हो जाता है और उन 7 में से एक 10 महीने का बच्चा भी था। सिर्फ और सिर्फ शबनम ही जिंदा बचती है और जब पुलिस आती है उन्हें शबनम के दिए हुए बयान पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता। बिना किसी गवाह के होते हुए भी पुलिस ये केस 3 दिनों के अंदर सॉल्व कर लेती है। आखिर क्या हुआ था उस 2008 की रात को, हम आज के केस में देखेंगे। यूपी के अमरोहा में बावनखेड़ी गांव पड़ता है। वहीं शबनम अपने घर वालों के साथ रहती थी। घर में करीब 8 लोग थे और गांव में अच्छी इज्जत भी थी। सारे पढ़े लिखे लोग थे तो गांव में अच्छी खासी इज्जत भी थी। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन अब आती है 14 अप्रैल 2008 की वो रात जहां पर करीब 2 बजे शबनम अपने घर के पहले मंजिल पर आती है और बहुत ज्यादा रोना शुरू कर देती है। बहुत ज्यादा चिल्ला रही होती है, जैसे बहुत ज्यादा ही दुखों का पहाड़ उसके ऊपर टूट पड़ा है। आसपास के लोग जब शबनम की आवाज सुनते हैं तो वो भागते हुए आते हैं। वो देखते हैं कि शबनम पहली मंजिल से बहुत ज्यादा रो रही है, चिल्ला रही है। वो लोग पूछते हैं कि क्या हुआ है, तब वो बताते हैं कि लुटेरों ने घर में सबको मार दिया है। अब यहाँ पर गांव वालों को समझ ही नहीं आता कि आखिर हुआ क्या है, क्योंकि गांव में अब तक ऐसा कोई शोर नहीं हुआ था। अब एकदम से शबनम चिल्ला रही होती है तो लोग घर के अंदर जाना देखना शुरू करते हैं, लेकिन जो घर का मेन गेट है वो बंद होता है। अब शबनम नीचे का आकर गेट खोलती है। सारे गांव के लोग अंदर जाकर देखते हैं तो हर जगह सिर्फ और सिर्फ खून ही खून था। घर में 7 लोग थे, जिनमें से एक 10 महीने का बच्चा भी था। उन सब की मौत हो चुकी थी। सबकी गर्दनों पर चाकू या कुल्हाड़ी जैसे कुछ नुकीले धारदार हथियार के निशान थे और जो बच्चा था उसको गला दबा के मारा गया था। देखने से पता चल रहा था। अब गांव वाले पुलिस वालों को फोन करते हैं। अब जब पुलिस आती है तो पुलिस अंदर जाकर देखती है तो सबके ही गलों पर चाकू या किसी धारदार हथियार से निशान थे। चोट के निशान थे, गले कटे हुए थे बुरी तरीके से और हर जगह खून फैला हुआ था। अब पुलिस वालों के आने से पहले शबनम ने गांव वालों को ये तो बता दिया था कि हाँ, मेरे घर में लुटेरे आए थे और उन्होंने सबको मार दिया और लूट कर चले गए पैसे, और मैं इसीलिए बच गई क्योंकि मैं छुपी हुई थी। अब पुलिस वालों के पास थोड़ा आइडिया था क्योंकि शबनम ने उन्हें अपना बयान दे दिया था कि लुटेरों ने सबका मर्डर किया है। अब पुलिस वाले जब वो लाशें देखते हैं तो उनको एक अलग सी चीज दिखाई देती है कि जितनी भी लाशें हैं, जितने भी लोगों का मर्डर हुआ है, जो उन लोगों ने जो भी चद्दरें ओढ़ी हुई थी, जो सोने के लिए चद्दर ओढ़ते हैं, उस पर कोई सिलवटें नहीं है। मतलब यहाँ पर कोई हाथापाई नहीं हुई है। मतलब जिनके भी मर्डर हुए हैं उन्होंने खुद को बचाने की कोई कोशिश नहीं करी थी। अब जब पुलिस वाले गाँव के लोगों से पूछताछ करते हैं तो वो भी बताते हैं कि जो गेट है वो अंदर से बंद था, क्योंकि जब शबनम चिल्ला रही थी, जब लोग आए थे तो उसने अंदर से आकर ही मेन गेट खोला था और तभी गांव के लोग अंदर जा पाए थे। अब पुलिस वालों को यहाँ पर थोड़ा लगता है कि जो लाशें हैं वो बिल्कुल भी, मतलब अगर किसी का मर्डर हो रहा है तो वो खुद को बचाने की कोशिश तो करेगा, लेकिन जो चद्दर देखकर ऐसा लगता है कि यहाँ पर कोई भी हाथापाई नहीं हुई है। दूसरा गेट अंदर से बंद था और शबनम ने कहा कि जो लुटेरे थे वो घर के पीछे वाली दीवार से आए थे, लेकिन घर के जो पीछे की दीवार है वहां पर करीब वो 14 फुट की दीवार है। वहां पर आसपास सीढ़ी का भी कोई निशान पुलिस वालों को नहीं दिखा था अब तक। अब पुलिस वाले सख्ती भी नहीं कर सकते थे क्योंकि 2008 में जब ये कांड हुआ था, ये केस यूपी में इतना बड़ा हो गया था कि जो उस टाइम की चीफ मिनिस्टर थी मायावती, वो भी आई थी शबनम से मिलने के लिए। तो पुलिस वाले शबनम को एज अ विक्टिम ही ट्रीट कर रहे थे क्योंकि उसी की फैमिली के 7 लोगों मर्डर हुआ था और अभी तक पुलिस वालों के पास कोई भी ठोस सबूत नहीं था। अब जब उन सब की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तब एक चीज बहुत क्लियर हो जाती है कि इन सब को बेहोशी की दवा दी गई थी और यही एक रीजन हो सकता है कि 7 लोग घर के अंदर मरते हैं, जिनमें एक बच्चा था। 6 लोग जो मरते हैं वो बिल्कुल भी खुद को डिफेंड नहीं करते हैं। मतलब वो लोग सो रहे हैं और सोते सोते ही वो कोई गला भी काट देता है और वो मर जाते हैं। ये तभी पॉसिबल था जब उनको बेहोशी की दवा दी गई हो। अब पुलिस वाले शबनम से दोबारा पूछताछ करते हैं, लेकिन शबनम अभी भी वही बातें बता रही थी जो उसने पहले बताई हुई थी। अब पुलिस वालों के पास यहाँ पर एक तो कोई ठोस सबूत नहीं है, दूसरा ये केस इतना ज्यादा बड़ा हो गया था यूपी के अंदर कि सीएम ही डायरेक्ट रिपोर्ट ले रहे थे पुलिस से कि आखिर कहां पर इन्वेस्टिगेशन पहुंची और आपने अब तक क्या किया है। अब क्योंकि शबनम पिछले 2 दिनों से कंटिन्यू रो ही रही थी, अपने रिश्तेदारों से मिल रही थी, तो उसको बहुत ज्यादा कमजोरी हो जाती है और उसकी तबीयत खराब हो जाती है। अब जब डॉक्टर उसका आते हैं इलाज करने तब पता चलता है कि शबनम
प्रेग्नेंट है। अब इसी बीच पुलिस वालों ने हर जगह अपने गांव में मुखबिर अलर्ट करे हुए थे कि कोई भी खबर अगर कहीं से भी थोड़ी भी मिलती है तो हमें जरूर बताओ। अब पुलिस वालों को गांव के किसी आदमी से खबर मिलती है कि सलीम को अगर आप ढूंढ लोगे तो सलीम के पास कुछ ना कुछ खबर होगी, क्योंकि शबनम और सलीम कुछ ज्यादा ही क्लोज हैं। अब पुलिस वाले सलीम को फटाफट ढूंढना शुरू करते हैं और कुछ ही घंटे में सलीम मिल भी जाता है। अब सलीम से जब पूछताछ होती है तो पहले तो वो नॉर्मल ही बताता है कि हाँ हम लोग दोस्त हैं, ये है वो है। अब पुलिस वाले सलीम पर थोड़ी ज्यादा सख्ती दिखाना शुरू करते हैं और जैसे ही थोड़ी सख्ती बढ़ाई जाती है सलीम सारी चीजें सच सच बता देता है। अब पुलिस वाले सीधा जाते हैं, शबनम को गिरफ्तार करते हैं। शबनम से जो अब तक एज अ विक्टिम की तरह बात करी जा रही थी, अब पुलिस वाले शबनम से भी सख्ती से पूछताछ करते हैं। शबनम शुरू में तो वही सेम बातें घुमा रही थी जो उसने पहले बताई हुई थी, लेकिन जब उसे पता चलता है कि सलीम पकड़ा गया है तो अब उसके पास उसको कोई होप दिखती ही नहीं है कि मैं अब यहाँ से नहीं निकल सकती। तो अब वो सारी बातें सच सच बता देती है। वो पुलिस वालों को बताती है कि पिछले 1-1.5 साल से सलीम और वो दोनों साथ में हैं, रिलेशन में हैं, और उसने घर वालों से शादी करने की बात भी करी थी। शबनम ने अपने घर वालों से शादी करने की बात भी करी थी, लेकिन उसके घर वाले मानते ही नहीं थे। और अब कुछ टाइम पहले शबनम को जब पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है तो वो दोबारा ट्राई करती है घर वालों से बात करने के लिए कि मुझे शादी करनी है सलीम से, लेकिन घर वाले बिल्कुल भी नहीं मानते। अब यहाँ पर शबनम चाहती तो सलीम के साथ कहीं भाग के जाकर शादी कर सकती थी, लेकिन उसको लालच था प्रॉपर्टी का भी। अगर वो कुछ चुरा के भागती आज नहीं तो कल वो खत्म हो ही जाता। तब शबनम सोचती है कि अगर सारे ही लोग मर जाएंगे तो ये प्रॉपर्टी भी मेरी ही हो जाएगी और मैं बाद में शादी कर लूंगी सलीम से, कोई दिक्कत ही नहीं है। शबनम, ये बताओ तुमने जो मारने की साजिश रची उसके पीछे क्या सोचा था तुमने? कि हम दोनों शादी कर लेंगे, दोनों की प्लानिंग थी। तो सभी घर वालों को मारने के पीछे क्या मकसद था ये बताओ? कि हम दोनों शादी कर लेंगे, दोनों की। और तब आती है 14 अप्रैल 2008 की वो रात, जहां पर सब खाना खा लिए थे और जब चाय पी रहे थे तो शबनम ने जो बेहोशी की गोलियां थी वो चाय में मिला के सबको दे दी थी। चाय पीने के बाद सब सोने चले जाते हैं और थोड़ी ही देर में सब बेहोश ही हो जाते हैं। तब सलीम आता है, घर के अंदर एंटर करता है, कुल्हाड़ी लेकर आता है और एक एक करके सबकी गर्दनें काट देता है। और वो जो छोटा बच्चा था, जो भतीजा था शबनम का, उसका वो लोग गला दबाकर उसको मार देते हैं। अब सारे मर्डर हो चुके हैं। अब सारे मर्डर करने के बाद ये दोनों अपने हाथ पैर धोते हैं, कपड़े साफ करते हैं और सलीम वो कुल्हाड़ी लेकर निकल जाता है और एक तालाब में वो कुल्हाड़ी फेंक कर वो अपने घर चला जाता है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। थोड़ी ही देर बाद जब शबनम गेट बंद करके अपना वापस अंदर जाती है तो वो देखती है घर में से आवाज आ रही है बच्चे की, लेकिन अभी तो सलीम ने उस बच्चे को भी गला दबा के मारा था। अब शबनम जैसे ही ऊपर जाती है तो उसको दिखता है बच्चा तो जिंदा है। वो शायद उस वक्त गला दबाने की वजह से सिर्फ बेहोश हुआ होगा। अब वो दोबारा सलीम को फोन करती है, लेकिन दोबारा सलीम नहीं आता और अब शबनम ही उस बच्चे का गला दबाकर उसको जान से मारती है। अब यहाँ पर जो है वो सारे लोग मर चुके हैं। अब शबनम आती है अपने घर के पहले मंजिल पर खिड़की की तरफ और वहां से चिल्लाना शुरू करती है और वो इतना रोती है, इतना चिल्लाती है कि लोगों को लगे कि जैसे किसी लुटेरों ने इसके घर वालों को सबको मार दिया। अब पुलिस वाले सारे फिजिकल एविडेंस जुटाने में लग जाते हैं कि स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग केस वो लोग प्रेजेंट कर सके। जो भी खून से सने हुए कपड़े थे वो सारे बरामद किए जाते हैं। जिस कुल्हाड़ी से सबकी गर्दनें काटी गई थी, जिस तालाब में सलीम ने उसको फेंका था, वहां से भी वो कुल्हाड़ी को रिट्रीव किया जाता है। और शबनम की वो दूसरी सिम भी पुलिस वालों को मिलती है जिससे उस रात पूरी रात वो बात हुई थी। सलीम से बात करने के लिए शबनम एक अलग सिम यूज करती थी। करीब उस रात के अंदर 55 बार दोनों के बीच में बातें हुई थी 2 बजे से पहले। और इसके बाद क्या होता है ये आपको पता ही है। पुलिस वाले दोनों को ही कोर्ट में पेश करते हैं और जुलाई 2010 के अंदर दोनों को ही फांसी की सजा सुनाई जाती है। लेकिन जब शबनम गिरफ्तार हुई थी तो वो प्रेग्नेंट थी। अब दिसंबर 2008 के अंदर ही वो एक लड़के को जन्म देती है, जेल के अंदर ही। और जेल के कानून के हिसाब से बच्चा जब तक 6 साल का नहीं होता वो जेल के अंदर ही अपनी माँ के साथ रह सकता है। तो वो अपने माँ के साथ ही रहता है 6 साल तक। अब दोनों ही हाई कोर्ट में जाकर अपील करते हैं कि जो फांसी की सजा ये रुक जाए, लेकिन 2013 के अंदर ये फांसी की सजा दोबारा ही कंटिन्यू रखी जाती है। हाई कोर्ट इसे रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस बताकर जो फांसी की सजा थी उसको ही बरकरार रखते हैं। ये लोग 2015 में फिर सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, वहां पर भी सेम ही चीज होती है। अब ये सब चल ही रहा था, लेकिन 2015 के अंदर बच्चे की उम्र 6 साल हो जाती है। अब 6 साल से ज्यादा की उम्र में बच्चा जेल के अंदर अपनी माँ के साथ नहीं रह सकता। अब उस बच्चे के अडॉप्शन के लिए काम शुरू किया जाता है, बातचीत करी जाती है कि कौन इस बच्चे को अडॉप्ट करेगा, क्योंकि अब ये जेल में तो रह नहीं सकता। उस वक्त उस्मान सैफी आगे आते हैं और उस
बच्चे को अडॉप्ट करने की बात करते हैं। उस्मान सैफी और शबनम दोनों एक ही कॉलेज के थे, तो दोनों की जान पहचान भी थी और शबनम ने उस्मान की मदद भी करी हुई थी कॉलेज में पढ़ाई को लेकर और थोड़ी फीस को लेकर भी। और कोई और अडॉप्ट भी नहीं करता उस बच्चे को, क्योंकि उसकी माँ ने इतने सारे मर्डर किए हुए थे, तो कोई भी अपना नाम उसके साथ जोड़ना ही नहीं चाहेगा। तो उस्मान सैफी उस बच्चे को अडॉप्ट करने के लिए वो बात करते हैं। शबनम इस पे राजीनामा देती है और वो बच्चा अभी उस्मान सैफी के साथ ही रहता है। और उस्मान सैफी कोई और नहीं, वो बहुत बड़े यूट्यूबर उस्मान सैफी सफ़र चैनल जिनका है, ये वही है। आज नहीं तो कल शबनम और सलीम दोनों को ही फांसी होनी ही होनी है। और जब भी शबनम को फांसी होगी तो वो आज़ाद हिंदुस्तान में पहली औरत होगी जिसको फांसी हुई होगी। लेकिन अभी तक ऐसी कोई भी अपडेट नहीं है। शबनम को प्यार और पैसा दोनों ही चाहिए था, लेकिन उसके पास ना प्यार है ना पैसा है, और ज़िंदगी भी कुछ टाइम में चली ही जाएगी। इस केस में कोई भी अपडेट आएगी तो मैं आपको ज़रूर इन्फॉर्म करूँगा। तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट ज़रूर करिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट केस में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।